7, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मैम मुझे 6 लेसन में से कुछ पूछना था, वो आज मैंने प्रैक्टिस की थी तो इसीलिए। ठीक है, पूछे कौन से पेज से पूछना है। मैम ये जो यहाँ पर माइनस हुआ है, असल में उन्होंने यहाँ पे प्लस किया हुआ था, आपने कहा था ये जो ब्रैकेट होंगे तो यही मतलब होगा कि हम लोग माइनस कर रहे हैं। हम्म। कहाँ पे पेज नंबर मुझे बताएं। मैम वो एंड वाले पे था, 1 मिनट। ये मैम ये है जहाँ पर इन्होंने निकाला हुआ है ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। 1 मिनट मैम। नहीं मैम, आगे कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स, जहाँ पर मैम है ना कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। ये जी मैम। पूछें, क्या पूछें यहाँ से। मैम ये हैंड आउट में किसी और तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी। थोड़ा सा ऊंचा बोले। मैम यहाँ हैंड आउट में किसी और तरह लिखा हुआ है और यहाँ पे किसी और तरह, यहाँ पे ब्रैकेट्स ये जो लगे हुए हैं। 6 है ये इसके आगे है बस। जी ठीक है। और मैम ये जो इसके फार्मूले हैं वो हम्म। एंड पे, जहाँ पे नेट कैपिटल स्पेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ से मुझे समझा दीजिएगा जरा। ये जी यहाँ पे नेट कैप मैम, ये बिगनिंग नेट फिक्स्ड एसिड का क्या मतलब है, और किसका। ये नेट फिक्स्ड एसिड का मैम जो फार्मूला आगे लिखा हुआ है ना, माइनस बिगनिंग नेट फिक्स्ड सी प्लस ठीक है डेप्रिसिएशन। जी, ये जी जो लास्ट ईयर आपके जितने भी फिक्स्ड एसिड है ना वो कितने पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, उनकी कॉस्ट जितनी भी बन रही है वो आप इसमें मेंशन करोगे। फिर उसमें से माइनस कर दोगे आप जो फिक्स्ड नेक्स्ट एसिड की जो आपके पास कास्ट होगी स्टार्ट द ईयर में। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग द ईयर में जो थी और यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसमें आप ऐड करोगे फिर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऊपर आपने इसको क्या किया था, माइनस किया हुआ है डेप्रिसिएशन को, यहाँ पे आके आप ऐड कर दोगे। क्लियर। जी बस मैम। जी ठीक है, लेसन 7 की तरफ मूव करते हैं। इसमें है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, आपके पास तीन चीजें अभी तक हमने जो पढ़ी हैं उनमें दो चीजें हैं। बैलेंस शीट हमने पढ़ी है, ठीक है, और उसको हम यूज करते हैं अपने बिजनेस को, अपने कॉर्पोरेशन में, मतलब इनपुट एंड आउटपुट जो भी आपकी कैश फ्लो हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए। और सेकंड आपके पास आती है इनकम स्टेटमेंट जो आप एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हो। फिर थर्ड आपके पास आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आगे आपके पास तीन कंपोनेंट्स आते हैं यहाँ पे। आपका एक तो सबसे पहले आपके पास आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब आपने कितनी कैश ली है, कितने आप एक्सपेंड कर रहे हो, कितने आपका रेवेन्यू है, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। एसिड्स के साथ आप उसको सेल कर रहे हो, उसको आपने बाय किया, आपके फिक्स्ड एसिड्स की कास्ट कितनी है, ये सब जो होगा ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड पे आप देखोगे कि आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उनकी कैश फ्लो क्या है, मतलब जो आपके जो स्टॉक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कैश फ्लो कैसा है। ठीक है, थर्ड पे आप देखोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो कैसी जा रही हैं आपकी, उसमें कौन सी कॉस्ट ऐसी है कैश जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कौन सी ऐसी है जो आप उससे आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, वो आप देखोगे। ये कैश फ्लो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो इन तीनों चीजों को मिला के बनती है। ठीक है, अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि हम कैश फ्लो ऑफ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और इन तीनों को। लेकिन कैश फ्लो जब आप फाइनल लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो उसमें आप इन तीनों चीजों को सेपरेट सेपरेट लिखते हो। ठीक है, ये एक ही उसमें आते हैं स्टेटमेंट में। यहाँ पे उसने कहा कि ये कैश फ्लो जो है ना, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये आपकी बनती है बैलेंस शीट से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले हम बैलेंस शीट देख लेते हैं एक कंपनी की, फिर हम नेक्स्ट जाके उसकी क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे। बनानी तो ऐसा हमने नहीं है, हमने सिर्फ उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ ये एक्स वाई जी कारपोरेशन ने करंट एसेट इसके आगे। ठीक है, बैलेंस शीट में आपके पास एसेट्स होते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आपके पास होती हैं ये करंट लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी।
और लाइबिलिटी में आपके पास दो तरह की लाइबिलिटी आती है, एक करंट लाइबिलिटी आती है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आती है। करंट वो होती है जिसको आपने विद इन अ ईयर जो होता है उसके साथ डीलिंग करनी होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो होती है ये आपकी मतलब साल हर साल जो है वो आपकी चलती है। ठीक है। अब लेफ्ट साइड जो है आपकी बैलेंस शीट की वो यहाँ पे इसने ये शो की हुई है, और जो राइट साइड है वो उसने ये शो की हुई है। और दो ही यहाँ पे ईयर है, एक 2000 X1 की है और सेकंड पे उसने 2000 X2 की बैलेंस शीट साथ ही शो कर दी है। ठीक है, दोनों सालों की जो है उसने एक ही बैलेंस शीट में एंट्री कर दी है। अब देखो यहाँ पे आपके पास इक्वल आ रहा है, 2000 X2 की लेफ्ट साइड जो है वो इस राइट साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, सेम अगर आप 2000 X1 की देखो तो वो भी आपस में इक्वल है। हम पहले इसको लेफ्ट साइड से देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड पे उसने क्या किया हुआ है। पहले उसने एसिड्स लिए हुए हैं। एसिड्स उसके पास कौन से हो सकते हैं, करंट एसिड्स हो सकते हैं और फिक्स्ड एसिड हो सकते हैं। करंट एसिड में आपके पास कैश होती है जो आपके पास इंक्लूड होती है। ठीक है, कैश एंड इक्विलेंट्स। अब यहाँ पे देखो 2000 X1 है जो फर्स्ट ईयर है, वहां पे इसमें कैश इनफ्लो जो था या कैश आउटफ्लो जितना भी एसिड्स का था, करंट एसिड्स का, वो कितना था 107 मिलियन। और यहाँ पे सेकेंड ईयर क्या हुआ, 140 हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 33 मिलियन। ठीक है, 33 मिलियन क्या हुआ है सेकेंड ईयर, ये इंक्रीज हुए हैं आपकी कैश में। कैश जो है वो आपकी सेकेंड ईयर इंक्रीज हुई है। और फिर अकाउंट रिसीवेबल अगर आप देखो तो वो भी 270 थे रिसीवेबल फर्स्ट ईयर में, और सेकंड में कितने हो गए 294, ये भी इंक्रीज हुए हैं। इन्वेंट्री जो है वो आपकी डिक्रीज हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अदर मैम डिक्रीज इनको माइनस करके जो आएगा उससे हम हिसाब लगाएंगे कि इंक्रीज और ये डिक्रीज हो रहा है। हम्म, ये जस्ट वैसे आप कंपैरिजन कर लो कि फर्स्ट ईयर की आपकी ये एंट्री है और सेकंड ईयर की आपकी ये एंट्रीज है। ठीक है, हम्म। देखो अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके पास इंक्रीमेंट हो रहे हैं, वो आपके पास ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने इन्वेंट्रीज को ज्यादा अपनी सेल किया, इसलिए आपके पास अकाउंट रिसीवेबल जो है वो बढ़ गया है। फिर इन्वेंट्रीज में क्या होगी, कम होगी, इन्वेंट्री कम हो रही है। अदर्स में बाकी जो भी एसेट्स बचेंगे ना, करंट एसेट्स, वो आपके अदर्स में चले जाएंगे। ठीक है, और इसका टोटल उसने जो टोटल करंट एसेट्स कर दिए हैं वो ये कर दिए। उसके बाद आते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स की तरफ। फिक्स्ड एसेट हमारे 2000 X2 में ये हैं और X1 में ये थे, ये भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई थी, यहाँ पे मैम मतलब हमें कैसे पता चल रहा है ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? यहाँ पे ये देखो 1274 है 2000 X1 में, और सेकेंड ईयर ये आया यहाँ पे 1423 है, तो ये तो इंक्रीज हुए हैं ना। जस्ट फिगर देखो आप, ये मतलब कि 20, 20x1 के इंक्रीज हुए हैं। नहीं नहीं, 20 X1 जो है वो आपका फर्स्ट ईयर है और 20 X2 आपका सेकेंड ईयर है। ठीक है, पहले ये वाला था आपका साल, ये गुजरा, ये खत्म हुआ, उसके बाद ये वाला शुरू हुआ। ठीक है, जी। तो आप 2 साल का आप कंपैरिजन कर रहे हो कि फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या चीज थी और जो सेकंड ईयर में जाके वो आपकी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली इंक्रीज ही होनी चाहिए, जो जहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है वो चीजें आपकी इंक्रीज करनी चाहिए। अगर डिक्रीज कर रहे हैं फिर तो आपकी कंपनी लॉस में जा रही है ना, इसीलिए आप बैलेंस तो शीट में मैम कंपैरिजन ये करते हो। 269 एक लिखा हुआ इन्वेंट्रीज में और इधर 280, तो ये डिक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री तो डिक्रीज होगी। देखो अगर आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब है कि हम्म। आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी ज्यादा सेल हुई है। तो ये भी तो बात मतलब पॉजिटिव बात है ना, इसमें नेगेटिव तो नहीं है। अब कोई चीज डिक्रीज भी कर सकती है, लेकिन ये देखना है कि वो अगर डिक्रीज कर रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है या पॉजिटिव पड़ा है। ठीक है, हम्म। इन्वेंटरीज क्या होती हैं, जो आप प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी कंपनी के बनाते हो, वो अगर आपकी कम हुई है तो ये गुड है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स देखो, पहले उसकी कॉस्ट ये थी तो उस पर डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज हुई 460। सेकेंड ईयर में कॉस्ट बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन भी जो है वो बढ़ गई। और डेप्रिसिएशन क्या करती है, आपकी पहले साल कम होती है और दूसरे साल बढ़ जाती है। ठीक है, ये रूल है डेप्रिसिएशन का। ये जैसे जैसे साल गुजरते हैं वैसे वैसे इसकी जो अमाउंट है ये इंक्रीज होती जाती है। हम्म। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे नेट प्रॉपर्टी, प्लांट वगैरह और इक्विपमेंट वगैरह, जो आपके पास है वो 873 की है, लास्ट ईयर 814 की है, ये भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये जस्ट वैसे ही आप देखते जाओ कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और लास्ट में आपके पास टोटल जो आ जाएंगे वो ये आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है,
मतलब कि मैम जो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वो हमने सेकंड ईयर के हिसाब से देखना है। जी। मैम जितनी भी मतलब कि जो चीज़ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो गया वो हमने जो दूसरा साल है उसके हिसाब से देखनी है। हम्म। जी। और यहाँ पे अगर टोटल इसने कॉस्ट जो किया वो भी टोटल कॉस्ट में भी ये बता रहा है कि वो फर्स्ट ईयर जो है वो 17 है समथिंग, और सेकंड ईयर क्या हुई है वो आपकी 18 समथिंग हो गया, मतलब आपकी कंपनी जो है उसके टोटल एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। जी। अगर टोटल एसेट उसके इंक्रीज हुए हैं तो मतलब तब भी कंपनी जो है वो बेनिफिट में है। अब आप आगे इसकी बैलेंस शीट की राइट साइड देखो। राइट साइड में उसके पास लाइबिलिटी है आपके पास। लाइबिलिटी में उसने दो में डिवाइड कर दिया उसको, एक करंट में और एक लॉन्ग टर्म में। ये 197 थी फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर लाइबिलिटी इंक्रीज होके हो गया 213। ठीक है। जी। फिर आपके नोट्स पेएबल है। अक्रूड एक्सपेंसेस है। अक्रूड एक्सपेंसेस आपके पास कौन से होते हैं कि आपने कोई चीज ले ली है, ठीक है, अभी उसकी कीमत जो है वो आपने अदा नहीं की है, तो वो आपके पास आते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। अब करंट लाइबिलिटीज की टोटल ये बन गई है दोनों सालों की। अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट को आप देखो तो वो आपके पास ये बन गया है। ठीक है। फिर आप ओनर्स इक्विटी की बात कर लेते हो। ओनर्स इक्विटी में जो जो चीजें ओनर इन्वेस्ट कर रहा है वो यहाँ पे सारी ऐड होती जाएंगी, और ये आपके पास टोटल आके ये वाली अमाउंट बन जाएगी। अब यहाँ पे ये अमाउंट, ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ये वाली, इनको तीनों को ऐड करोगे आप तो ये आपके पास टोटल बन जाएगी लाइबिलिटी एंड ऑनर स्टॉक। ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट जो है ये कंप्लीट हो गई, और ये पहले की बनी हुई थी, आपने जस्ट क्या किया उसको एनालाइज किया उसको देखा है। ठीक है। जी। इसमें आपका जो पार्ट है वो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास इनकम स्टेटमेंट। हमने जो अभी बनानी है ना वो हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है। वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किन से बनती है? बैलेंस इनकम शीट और स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से बनती है। ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें बैलेंस शीट भी उन्होंने दी हुई है और इनकम स्टेटमेंट भी दी हुई है, हम जस्ट उसको पढ़ के एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें क्या मैम क्या चीजें मेंशन इसमें है, क्या क्या इतना तो लिखा नहीं है। ना आएगा ना पेपर में इतना बड़ा। जी। मैंने कहा मैम पेपर में तो इतना नहीं ना आएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें आपकी अब आवाज बैलेंस बहुत कम शीट है। भी वो देंगे और इनकम भी देंगे। अब आ रही है मैम। जी अब आ रही है। मैंने कहा मैम पेपर में तो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना देंगे कि जिसमें बैलेंस शीट भी वो हमें मेंशन करे और इनकम भी फिर कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ना। इतना बड़ा तो नहीं देंगे लेकिन जरूरी नहीं है वो आपको ये पूरी बैलेंस शीट उठा के दे दे। वो आपको जस्ट इसका एक पार्ट भी तो दे सकते हैं ना यहाँ तक। जी मैम। तो फिर आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आपने वो जो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, यहाँ पे माइनस करते जाएंगे, टोटल रेवेन्यू आपके पास ये आ रहा है। उसमें से जो चीजें आपने सेल कर दी हैं वो आपके पास से चली गई। ठीक है, उनकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। और जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर दोगे, ऑपरेटिंग इनकम आपके पास ये बन जाएगी। ठीक है। बाकी जो आपकी सेकेंडरी इनकम है वो आपके पास ये है, इसको आप ऐड करोगे यहाँ पे ये आ जाएगा। वरीशा आप मुझे बताओ, अभी भी आपको आवाज कट रही है? आप सही आ रही है? मैम सही आ रही है। अब मुझे दोबारा समझाने की इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में उसने पहले आपके पास टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, उसमें से जो आपने चीजें सेल कर दी है उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वो चीजें तो आपकी जी। कंपनी में नहीं रही, वो तो निकल गई। और जो आप एक्सपेंस कर रहे हो वो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो वो भी निकल जाएगी। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसको हम इधर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, इसको हम माइनस करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है। अगर से है ये नॉन कैश ही, आगे जाके ये फिर ऐड हो जाती है अमाउंट, तो लेकिन हम इसको करते हैं यहाँ पे माइनस ही। टोटल आपके पास इनकम ये आ जाएगी ऑपरेटिंग इनकम। जो सेकेंडरी आपके पास अदर इनकम में है वो ये है। ठीक है। अब फिर आपके पास जो इनकम है वो टोटल कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 219 अर्निंग हो गई है। इसमें से आपने जो इंटरेस्ट है वो निकाल दो, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लाइबिलिटीज पे। ठीक है। वो इंटरेस्ट आपने निकाल दिया, रिमेनिंग आपके पास अमाउंट ये आ गई, इसमें से आपने जितना टैक्स आपका अप्लाई हो रहा है उसकी अमाउंट को माइनस कर दिया। ये तो सारी चीजें पहले हुई हुई है ना, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जी। कॉस्ट प्रोसीड कर रही हूँ। और फिर आपके पास कितना आ जाएगा, नेट इनकम आपके पास आ जाएगी 86।
अब 86 जो आपके पास नेट इनकम आई है, उसमें से वो कह रहा है कि करंट इनकम जो है आपके पास वो 71 है, और डेफर्ड जो टैक्सेस में गई है आपके पास वो है 13। ठीक है। टोटल इसको अगर आप करो, 86 में से हाफ जो है वो रिटेन्ड इनकम के तौर पे रख लो, जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए यूज करनी है, और हाफ जो है वो आप पे कर दो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। ठीक है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उनको प्रॉफिट की सूरत में पे कर दो। क्लियर। जी। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से स्टार्ट होगी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने तीन चीजें इसकी पढ़ी थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और थर्ड था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसने पार्ट्स में इसको डिवाइड करके फिर इसको इकट्ठा जाके लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको इकट्ठे ही लिखना है। अच्छा, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर आप कैश फ्लो इसको डिटरमिन करो, तो आपने देखना है कि ऑपरेशंस पहले कौन कौन से इन्फॉर्म परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, कैश से रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज है ना, आपके नेट इनकम है, नॉन कैश आइटम है लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो आपने ऊपर माइनस की थी। ठीक है, लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्सेस जो थे वो आपने यहाँ पे माइनस किए हैं। देखो, डेप्रिसिएशन भी माइनस किया आपने, जी। और जो टैक्सेस थे वो भी आपने क्या किए हैं, डेफर्ड टैक्सेस भी माइनस किए। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उनको जो चीजें नॉन कैश आइटम है ना उनको आप दोबारा से ऐड कर दोगे, क्योंकि वो हैं तो आपके पास ही ना। और जस्ट आप इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करते हो, उसको माइनस कर देते हो। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, नेट इनकम आपके पास बनी 86, ये आपने ली यहाँ से इनकम स्टेटमेंट में से। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को सामने रख के आप ये अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ड्रा करते हो। नेट इनकम आपने उठाई इनकम स्टेटमेंट से, वो आपकी ये आ रही है। डेप्रिसिएशन भी इनकम स्टेटमेंट से उठाई, और डेफर्ड टैक्सेस भी। इनको तीनों को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखो कि आपने अकाउंट रिसीवेबल आपके पास कितने हैं, मतलब कोई ऐसा अकाउंट है जो आपके पास रिसीवेबल भी है। बैलेंस शीट में चेक करो, और यहाँ पे तो अकाउंट हाँ, पे, बैलेंस। जी। यहाँ पे ये आपके पास कितने अकाउंट मैम ये रिसीवेबल। लिखा है सेकंड। हम्म। अब आप इसमें से जी। माइनस कर दो 294 में से 274, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 24। मतलब जो 24 आपके पास हैं अकाउंट रिसीवेबल, वो आपके ज्यादा हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप माइनस कर दोगे, जी। इन्वेंट्री में जितना डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करते जाओगे। ये यहाँ पे जो आप अमाउंट लिख रहे हो ना, ये आप 2 ईयर में जो भी डिफरेंस आ रहा है उनका वो लिख रहे हो। ठीक है, अक्रूड एक्सपेंसेस में इतना डिफरेंस आपने ये लिख जी। दिया। नोट्स पेबल को आप माइनस कर दोगे, अदर को भी माइनस कर दोगे। तीन चीजें आपने माइनस करनी है, अकाउंट रिसीवेबल, नोट पेएबल और अदर। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐड कर दोगे। टोटल आपके पास जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से बनेगी वो 199 बनेगी। क्लियर। जी। नेट इनकम से आप स्टार्ट करोगे, और लाइबिलिटीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके लास्ट पे आप क्या करोगे, अदर कैश आइटम तक इसको कैलकुलेट कर लोगे। ये आपका हो जाएगा जितना भी कैश आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है। ये आउटफ्लो है जो आपका माइनस होता जा रहा है, और जो आपने इनफ्लो किया है वो आपके पास जो है वो प्लस होता जा रहा है। ये प्लस होता। मैम आगे मेरा एक आप क्वेश्चन था। पूछें। मैम ये आउटफ्लो का कैसे पता लगेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई हर चीज़ डिफरेंट होती है, कभी कोई चीज़ कट हो रही है किसी और नाम से। तो ये जो अब आपने कहा कि कैश आउटफ्लो है, ये हम्म। इस वजह से कट रही है। अब जो दूसरे एग्जांपल्स होती हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कैश आउटफ्लो उसी वो कैलकुलेशन में से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो अकाउंट रिसीवेबल है ये पे। इसका मतलब ये है, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब कौन से अकाउंट्स होते हैं, कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट्स थी, जो आपने इन्वेंट्री थी, वो आपने सेल कर दी। ठीक है, लेकिन अभी जो वो हैं आपके डेब्टर, उन्होंने आपको पैसे देने हैं। डेटर्स वही होते हैं ना जिन्होंने आपको पैसे देने होते हैं। अभी उन्होंने आपको पैसे देने हैं, तो वो उनके अकाउंट क्या बनते जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल बनते जाएंगे। और ये सारे पैसे अभी आपकी कंपनी में आने हैं, अभी आए नहीं है। ठीक है, तो अभी जब तक ये नहीं आए तो ये क्या बनेगा, ये माइनस होता जाएगा। जैसे ही ये आ जाएंगे तो आप इनको ऐड कर दोगे। और ये अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल में रहती तब है जब तक आप किसी ने पैसे देने होते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझा रही हूँ, टेक्निकल वर्डिंग नहीं यूज कर रही हूँ। अगर आपके किसी ने पैसे देने हैं तो वो अकाउंट रिसीवेबल में आप एंट्री करते हो, और वो एंट्री आपकी जो टोटल आप ये कैश फ्लो डिजाइन करोगे तो इसमें से माइनस होगी। ठीक है,
अब नोट्स पेएबल वो चीजें हैं जो आपने देनी है, मतलब इसी तरह ही आपने कुछ रॉ मटेरियल वगैरह बाय कर लिया लेकिन आपने उसके पैसे नहीं दिए, तो अभी कुछ पेएबल्स आपके भी अकाउंट हैं। अब ये वाले पेएबल क्या है, ये आपने देने हैं। जब ये आपने देने हैं ये आपकी लायबिलिटी है, और जब ये आपकी लायबिलिटी है तो ये क्या होगा, आपके पास माइनस होगा। ठीक है। जी मैम। और अदर एसेट्स में आपके पास जितने भी आ रहे हैं उसमें उसका जो डिफरेंस है, ये ना इन दोनों ईयर्स का डिफरेंस आपने करके इधर लिखना है। यहाँ पे ये जो अमाउंट में इनके डिफरेंस आ रहा है, नोट्स पेएबल की इधर अमाउंट में कितना डिफरेंस आया, वो आप यहाँ पे सब लिखोगे। ठीक है। 3 बन रहा था ना, 50 और 53, उसको माइनस किया तो वो आपके पास 53 बना, तो आप इसको क्या कर दोगे, 3 लिख दोगे। या एक और मैं आपको इसका अगर तरीका बताऊँ। हेलो। जी जी, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट था वो था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो आपके ऑनर्स इक्विटी है उससे आप जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हो उसके आपके पास क्या अमाउंट आएगी, इसको आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आप भला बनाते क्यों हो, ये आप इसलिए बनाते हो क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो आप तो एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर आपने बना ली तो अब आपको नहीं पता चलेगा लास्ट ईयर क्या था और इस ईयर मतलब क्या डिफरेंस आया है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में गई है या फिर जो है वो लॉस में गई है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। इसके अकॉर्डिंग अब देखो आप डिफरेंस कर रहे हो दोनों ईयर्स का, और 2 साल का आप इस तरह डिफरेंस करके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डिजाइन करते जाते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि आपके जो कैश फ्लो हो रहा है कंपनी में वो किस टाइप का हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका उसने दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट, इसको उसने लिया हुआ है बैलेंस शीट से। फिक्स्ड एसेट आपके पास ये है। ठीक है, इसका डिफरेंस आपके पास कितना है, 198। 198 को उसने यहाँ पे माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि इसमें से अगर आप सेकंड इसमें से फर्स्ट ईयर में से माइनस करो ये सेकंड ईयर के फिक्स्ड एसेट, तो आपके पास आएगा -198। तो उसने क्या किया, उसको वहां पे -198 को यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसका मतलब है जो सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट है वो आपके पास बने 25, इनका डिफरेंस आपके पास आया 25 का। मतलब इतने आपके पास जो है फिक्स्ड एसेट उनकी कमी हुई है, और इतने आपने क्या किए हैं, सेल कर दी है। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करो, -198 प्लस 225, तो वो आपके पास अमाउंट जो आएगी वो आएगी -173। ठीक है, -173 ही उसने क्या किया, नीचे लिख दिया। और ये आपके पास बनेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो आपका कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर। इतने जी फिक्स्ड मैम। एसेट न्यू आए कंपनी में। ठीक है, और इतने क्या किए आपने, सेल किए फिक्स्ड एसेट। सेम। तो इसका इसमें से आप क्या करोगे, जो सेल के उसमें से जो न्यू आए हैं उसमें से उसको माइनस कर दोगे, तो रिमेनिंग आपके पास ये बनेगी। और ये जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये जो कैश है आपके पास ये माइनस में है। ठीक है, ये है -173 डॉलर। नेक्स्ट आपके पास आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आप जो कैश फ्लो कर रहे हो। अब यहाँ पे आप लाइबिलिटी को देखोगे और जो ऑनर्स इक्विटी है उसको देखोगे। लाइबिलिटी अगर आप देखो, रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट, वो आपके पास इतना डिफरेंस आ रहा है -73। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म जो डेप्ट थे आपके वो आपके पास 86 आएगा। सेम डिविडेंड को आपने देने हैं, वो कितने आपने देने हैं, 43। ये हमने 43 कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, ये 43 हम यहाँ से उठा रहे हैं, दोनों 43 यहाँ से उठा लेंगे।
बाकी चीजें बैलेंस शीट की आ रही हैं। यहाँ पे 43 डिविडेंड को देने हैं, और ये जो है ये नेक्स्ट जो आपने कॉस्ट के लिए यूज करने हैं नेक्स्ट ईयर की, ये जो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग आई है वो ये है। रिटेन्ड अर्निंग है, ये आपकी कंपनी में ही दोबारा यूज हो रही है, तो इसको आप ऐड कर दोगे, लेकिन ये जो है ये आपने पे करने हैं, तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। और अगेन अगर आपने स्टॉक पे वो करना है, परचेज करना है, तो उसके लिए भी आपको अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, तो उसको भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है। और रिमेनिंग आपके पास बने $7। अब आपके पास यहाँ पे बना 199, यहाँ पे 173, और यहाँ पे $7। इसको सबको आप क्या करोगे अब, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो आपके पास आई है उसमें लिख दोगे, सॉरी ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ XYZ कंपनी, ये तीनों चीजें इसमें वन बाय वन लिख दोगे। फर्स्ट ऑपरेटिंग वाली आ जाएगी, वो ये आ गई, टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। और यहाँ पे टोटल कैश फ्लो आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, फिर आ जाएगी टोटल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब देखो यहाँ पे ये जो है 173 है इन्वेस्टिंग की, -173, और इसमें प्लस करोगे आप ये 7, और उसमें प्लस करोगे ये जो आपको ये आई है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये 199, तो ये आपके पास टोटल बनेगा 33। अब देखो चेंज इन कैश कितना आया, 33। वो कह रहा है यही जो कैश था वो चेंज हुआ था बैलेंस शीट में। अगर हम पीछे जाएं तो बैलेंस शीट में उसने स्टार्ट में ही हमें बता दिया था कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, $33 मिलियन। ठीक है। ये जो अमाउंट आई थी ये उसने जी मैम। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बिल्कुल लास्ट में जाके उसने कैलकुलेट किया है, कि मतलब ये चेंज जो है ये आपका $33 आया। तो इससे पता चल रहा है कि आपने ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई है ये बिल्कुल ठीक बनाई है। जो जो आपने इसमें कैश मेंशन किया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जी मैम। और नेक्स्ट आपके पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो, ठीक है, और बैलेंस शीट भी आप बनाते हो, लेकिन उसमें अगेन आप सारी चीजें ऐड नहीं करते, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप उनको क्या कर देते हो, जो आप हिडन कर देते हो। जाहिर बात है आप का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, आप उससे भी कुछ ना कुछ तो कंपनी की ऐसी चीजें होंगी ना जो आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। तो फिर क्या होता है कि बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपको अंदाजा नहीं होता। उसके लिए आप क्या करते हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डिजाइन करते हो कि मतलब जो चीजें वहां पे कवर नहीं हुई वो चीजें यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है। कुछ कमियां हैं बैलेंस शीट और इसमें फाइनेंशियल स्टेट सॉरी इनकम स्टेटमेंट में, उसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसको डिजाइन करते हो। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपकी कंपनी में दो तरह के यूजेस होते हैं। एक एक्सटर्नल यूजेस होता है आप स्टेटमेंट एनालिसिस का। आप स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हो, दो तरह से आप उसको कर लोगे, एक आप एक्सटर्नल यूज कर लोगे और एक आप इंटरनल यूज कर लोगे। अब एक्सटर्नल यूज जो आपके करते हैं स्टेटमेंट एनालिसिस का, वो कौन कौन लोग करते हैं, वो आपके क्रेडिटर्स करते हैं। जाहिर बात है एक्सटर्नल है तो ये बाहर के लोग होंगे। क्रेडिटर्स करते हैं क्योंकि क्रेडिटर्स इसलिए देखते हैं कि वो देखते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट मार्जिन उसका है, फिर उस बेस पे ही वो आपको लोन देते हैं। मतलब कि मैम क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स हमारी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह से एनालाइज करते हैं, ये हम मतलब कि वो बता रहे हैं। हाँ, वो कह रहा है कि वो भी देखते हैं ना। देखो अब ये जो बाहर के लोग हैं ये भी आपकी जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को तो देखते हैं। और हम्म। बल्कि ये लोग आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो नहीं देखते, वो फाइनेंशियल मैनेजर देखता है, और उसमें से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो और वो ये लोग देखते हैं, फिर आप इनको बताते हो कि ये जस्ट हमारा वही कैश मैम का कैश हिसाब है, फ्लो स्टेटमेंट। जस्ट आपका कैश जी। का हिसाब है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपको इनको जो है ये आप अनवेल करवाते हो। ठीक है। मतलब ये लोग देख सकते हैं बाहर से जो यूजर्स आ रहे हैं वो देखते क्यों हैं? अब ट्रेड के क्रेडिटर्स जो होते हैं, जाहिर बात है इनसे आपने लोन लेना होता है, तो फिर ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं कि आया आपकी कंपनी इनको लोन लुटा भी पाएगी या फिर उससे पहले ही मतलब खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये आपकी स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। और बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं, जिन्होंने आपको लॉन्ग टर्म लोन देना होता है। ये क्रेडिटर्स ने आपको शॉर्ट टर्म लोन देना होता है और बॉन्ड होल्डर्स ने आपको लॉन्ग टर्म लोन देना होता है। फिर इसी वजह से बॉन्ड होल्डर जो हैं ये भी आपकी जो स्टेटमेंट एनालिसिस है वो करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म देख सके। अब ये जो क्रेडिटर है ना,
ये अपना शॉर्ट टर्म का देखेगा कि शॉर्ट टर्म आपकी कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन अगर है तो फिर ये आपको लोन देगा, मतलब शॉर्ट टर्म को देखेगा। लेकिन बॉन्ड होल्डर क्या करेगा, ये आपको लॉन्ग टर्म देखेगा, आपका लॉन्ग टर्म कैश फ्लो देखेगा और फिर आपको लोन देगा, वरना वो आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, लोन के लिए जब कंपनीज अप्लाई करती हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं, आपको अपनी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो दिखानी पड़ती हैं। फिर आपके पास आते हैं शेयर होल्डर्स। अब अगर शेयर होल्डर हैं, जाहिर बात है उनका क्या बेनिफिट होगा। वो क्यों देखेंगे स्टेटमेंट्स, वो इसलिए देखेंगे ताकि वो क्या कर सके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्थ को इस्टेब्लिश कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। सारी बात है, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश रहेगी, कंपनी चलेगी, तो फिर शेयर होल्डर्स भी बरकरार रहेंगे, उनको भी उनके शेयर्स मिलते रहेंगे। तो वो क्या सोचते हैं, वो कंपनी के बेनिफिट के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर तभी ये रूल भी है कि अगर आपकी कंपनी को बेनिफिट ज्यादा हो रहा है ना, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दो, बट इन टर्म्स ऑफ शेयर दो। ठीक है, लाइक अगर उसकी एक स्पेसिफिक बंदे के कंपनी में 50% शेयर है, तो फिर आप क्या करो, उसकी शेयर्स के तौर पे उसको क्या करो, उसको इंक्रीज कर दो। क्योंकि अगर उसके शेयर इंक्रीज होंगे, अब उसके 55 शेयर बन जाते हैं या 51 बन जाते हैं, उसके शेयर परसेंट इंक्रीज होगी, तो फिर उसको पता चलेगा कि उसने क्या करना है, लॉन्ग टर्म कंपनी को प्रॉफिट में लेके जाना है। तो आप जो जितना भी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हो, वो अमूमी तौर पे जो है वो शेयर्स की फार्म में करते हो। ठीक है, आप उनके शेयर्स करते हो जो कंपनी के, वो बढ़ा देते हो, तो फिर ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है और आपकी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आते हैं इंटरनल यूजेज, कि आप स्टेटमेंट एनालिसिस इंटरनली क्यों करते हो। आपके फाइनेंशियल मैनेजर है वो करेगा, आपकी कंपनी के जितने भी मतलब ऑपरेशन मैनेजर है वो करेगा, मैनेजर्स करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं आपकी स्टेटमेंट्स। वो इसलिए देखते हैं कि ताकि वो प्लानिंग कर सकें कि कंपनी इस वक्त कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन में है, और अगर तो कंपनी है वो प्रोडक्ट्स कौन सी बना सकती है, आप अपना फंड रेज कर सकते हो प्रोडक्ट्स न्यू बनाने के लिए, आपकी कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो न्यू फंड रेज कर सके, या फिर नई